नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब्स भी करेंगे प्रदान। इन प्रयोगशालाओं को 100 5G लैब्स पहल के तहत किया जा रहा है विकसित। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में होंगे शामिल। ट्रस्ट द्वारा स्थापित अस्पताल के नए भवन का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री तुलसी पीठ न्यास में जगत गुरु राम भद्राचार्य की लिखी पुस्तकों का भी करेंगे विमोचन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा परीक्षाधीन अधिकारियों को 75वें बैच के पासिंग आउट परेड की लेंगे सलामी। अमित शाह विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूर्यापेट जिले में एक चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष का आज 21वां दिन। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यूरोपियन यूनियन की गुहार। कहा पीड़ितों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए हो संघर्ष विराम। एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल की नजर 100 पदक के आंकड़े को पार करने पर। आज निशानेबाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तीरंदाजी में होगी पदक की उम्मीद। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का गोवा में हुआ रंगारंग शुभारंभ। आज वेट लिफ्टिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल, मलखंभ और रग्बी की स्पर्धाओं का होगा आयोजन। आईसीसी विश्व कप में आज शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका के सामने होगी पाकिस्तान की चुनौती। अफ्रीकी टीम की कोशिश जीत का सिलसिला बरकरार रखने की होगी। वहीं सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को हर हाल में जीतना है जरूर। विस्तार से देख लेते हैं खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। 29 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजन किए जा रहे इस कार्यक्रम में दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की अविश्वसनीय प्रगति को सारी दुनिया देखेगी। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ आईएमसी 2023 का लक्ष्य उन्नत टेक्नोलॉजी के डेवलपर, निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करना है। 3 दिवसीय कांग्रेस में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर उद्योग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा पीएम मोदी देश भर के 100 शैक्षणिक संस्थानों के लिए 100 5G यूज केस लैब्स की भी शुरुआत करेंगे। इन लैब्स को 100 5G लैब्स इनिशिएटिव के तहत विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत और दुनिया की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में 5G से जुड़ी तकनीकों का विकास करना है। इस साल मोबाइल कांग्रेस में एक नए स्टार्टअप कार्यक्रम एस्पायर की भी शुरुआत होगी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप, निवेशकों और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल और संवाद कायम करना है।
आईएमसी 2023 में 22 देशों से 1 लाख प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी दोपहर को चित्रकूट पहुंचेंगे। यहां वे सबसे पहले रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। संत रणछोड़दास के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और साथ ही परिसर में स्थित संस्कृत विद्यालय का अवलोकन और उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1968 में संत रणछोड़दास जी महाराज ने की थी। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट द्वारा निर्मित जनरल हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी के नए विंग का भी उद्घाटन करेंगे और ट्रस्ट से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, जिसमें साधु संत, ट्रस्ट के अतिथि और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जगत गुरु रामभद्राचार्य से तुलसी पीठ न्यास में उनसे मुलाकात करेंगे एवं उनके द्वारा लिखी पुस्तकों का विमोचन करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 10,000 पन्नों की एक पुस्तक लिखी है जो ब्रेल लिपि में है। इसी पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट, जो दशकों से बुंदेलखंड एवं आसपास के राज्यों के लिए नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसके द्वारा अब सुपर स्पेशलिटी जनरल अस्पताल की शुरुआत से सभी को फायदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल और परेड की सलामी लेंगे। दीक्षांत परेड में 155 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और 20 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दीक्षांत परेड में 34 महिला अधिकारी भाग ले रही हैं, जिनमें 32 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और 2 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी हैं। विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों में 6 अधिकारी भूटान से, 5 मालदीव से, 5 नेपाल से और 4 मॉरिशस पुलिस से हैं। इसके बाद अमित शाह प्रदेश के सूर्यापेट जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। वे आज चेंगलपेट जिले के उथांडी स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति कल अपने कर्नाटक के दौरे पर बेंगलुरु में IIM बेंगलुरु के स्वर्ण जयंती सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विरासत में मिली दुनिया के बारे में शिकायत करने की जगह एक ऐसी दुनिया छोड़कर जाएं जहां आने वाली पीढ़ियां सद्भाव, आशावाद, समृद्धि और समानता के साथ रह सकें और उनके पास शिकायत करने के लिए कुछ ना हो। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। गुरुवार को दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तरकाशी जिले में सपरिवार गंगोत्री धाम के दर्शन किए। साथ ही गंगा घाट पर गंगा पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और इजराइल और हमास संघर्ष के बीच ब्रसल्स में हुई एक अहम बैठक में यूरोपीय संघ के नेता गाजा में आवश्यक राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए मानवीय गलियारे और संघर्ष विराम का आह्वान करने पर सहमत हो गए हैं। 27 देशों के यूरोपीय संघ ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए वहां शीघ्र, सुरक्षित और निर्बाध राहत सामग्री पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उधर हमास ने कहा कि 7 अक्टूबर के उसके हमले के बाद इजरायली बमबारी में गाजा में रखे गए लगभग 50 बंधक मारे गए हैं। इससे पहले इजराइल पर हमास के शुरुआती हमलों में 1400 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। गाजा क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हवाई हमले के बाद से वहां 7,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस बीच गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के रिश्तेदारों ने तेल अवीव में कल रात फिर से प्रदर्शन किया। वे सरकार से बंधकों को छुड़ाकर वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग कर रहे हैं। और चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत ने इतिहास रचते हुए इन खेलों के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 18 स्वर्ण पदक सहित 82 पदक जीत लिए हैं। इस तरह भारत के 2018 के एशियन पैरा गेम्स के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 72 पदक को पीछे छोड़ दिया है। अब भारतीय दल की नजर 100 पदक के आंकड़े पर है। आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तीरंदाजी जैसी स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करते दिखाई देंगे। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो चुका है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले इन खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं में करीब 10,000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। आज प्रतियोगिता के दूसरे दिन वेट लिफ्टिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक्स, नेटबॉल, मलखम्ब और रग्बी की स्पर्धाओं का आयोजन होगा। आईसीसी विश्व कप में आज शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीका का सामना पाकिस्तान से होगा। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। अफ्रीकी टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल के और करीब पहुंचना होगी, तो वहीं पाकिस्तान के लिए मुकाबला करो या मरो वाला है, क्योंकि इसमें हारने पर सेमीफाइनल के रास्ते बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम ने प्रतियोगिता में 5 मैच खेले हैं, जिसमें 3 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीम को पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान से हार मिली थी और उसके बाद से पाक की टीम काफी आलोचना सह रही है। दूसरी तरफ अफ्रीकी टीम ने अब तक बड़े स्कोर खड़े किए हैं और उन्हें खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ